हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th का वितान भाग 2 से सिल्वर वेडिंग कहानी का सारांश। तो चलिए सिल्वर वेडिंग कहानी का सारांश देखते हैं। तो पहले इसका लेखक परिचय देखते हैं, जिसके राइटर हैं मनोहर श्याम जोशी। तो उसके जीवन परिचय देखते हैं। मनोहर श्याम जोशी का जन्म सन 1935 में कुमायूं में हुआ था। 1935 में कुमायूं में हुआ था। ये लखनऊ विश्वविद्यालय के विज्ञान स्नातक थे। इन्होंने दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में काम किया। सहायक संपादक किस पत्रिका में रहे? दिनमान पत्रिका के सहायक संपादक रहे और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में काम किया। सन 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए कथा पटकथा लेखन शुरू किया। तो धारावाहिक क्या था? हम लोग से। ये हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविज़न के धारावाहिक लेखक थे। कौन थे? मनोहर श्याम जोशी। लेखन के लिए इन्हें सन 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सन 2006 में इनका दिल्ली में देहांत हो गया। इसकी रचनाएं थी। मनोहर श्याम जोशी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कहानी संग्रह कुरु कुरु स्वाहा, कैसेप, हरिया हरक्यूलीज की हैरानी, हमजाद और कयाप। संग्रह कुरु कुरु स्वाहा, कश्यप और कयाप मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानियां हैं जो काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है व्यंग्य रचनाएं। संग्रह एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे की सागो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टाटा प्रोफेसर षष्ठी वल्लभ पंत, नेताजी की कहीन, इस देश का प्यारो क्या कहना। ये इसके व्यंग्य रचनाएं थी। नेक्स्ट इन्होंने साक्षात्कार लेख संग्रह भी लिखे। बातों बातों में 21वीं सदी। नेक्स्ट हैं संस्मरण संग्रह लखनऊ मेरा लखनऊ और पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र। नेक्स्ट है दूरदर्शन धारावाहिक के हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। अब देखते हैं सिल्वर वेडिंग कहानी का सारांश। यह एक लंबी कहानी लेखक की एक अन्य रचनाओं में से कुछ अलग दिखाई देती है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई उपलब्धियों को समेटे हुए है, जो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। जो हुआ होगा या समहाउ इम्प्रॉपर के दो जुमले इस कहानी के बीच वाक़ई हैं। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद यानी जो कहते हो स्वीकार कर लेने का भाव है। जैसा है वैसे का वैसा स्वीकार कर लेने का भाव दिखाया गया है। तो समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। वे इन स्थितियों का जिम्मेदार भी किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते और वे अनिर्णय की स्थिति में हैं। दफ्तर में सेक्शन अफसर यशोधर पंत ने जब आखिरी फाइल का काम पूरा किया तो दफ्तर की घड़ी में 5:25 हो गए थे। तो घड़ी में समय क्या हो गया था? 5:25। वे अपनी घड़ी सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए वे दफ्तर की घड़ी को सुस्त बताते हैं। तो उनकी घड़ी से थोड़ी वो धीरे चल रही थी, तो इसलिए वो सुस्त बताते हैं, क्योंकि उनकी घड़ी का टाइम एक्यूरेट होता था। इनके कारण अधीनस्थ को भी 5 बजे के बाद ही रुकना पड़ता है और वापसी के समय वे किशनदा की उस परंपरा का निर्वाह करते हैं जिसमें जूनियरों से हल्का मजाक किया जाता है। दफ्तर में नए असिस्टेंट चड्ढा की
चौड़ी मोहरी वाली पतलून यानी पायजामा और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। उसने थोड़ी बदतमीजीपूर्ण व्यवहार करते हुए पंत जी की चुन्नीदानी का हाल पूछा। पंत जी ने उसे जवाब दिया और फिर चड्ढा ने पंत जी की कलाई थाम ली और कहा कि यह पुरानी है, अब तो डिजिटल जापानी घड़ी ले लो, सस्ती मिल जाती है। पंत जी उसे बताते हैं कि यह घड़ी उन्हें शादी में मिली है और यह घड़ी भी उनकी तरह ही पुरानी हो गई है। अभी तक यह सही समय बता रही है, इसलिए कहते हैं कि मुझे घड़ी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी घड़ी सही समय बताती है, अर्थात अभी सही चल रही है और ये शादी में मिली हुई घड़ी है। इस तरह जवाब देने के बाद एक हाथ बढ़ाने की परंपरा पंत जी ने अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल में सीखी थी। ऐसी परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी। यहाँ यशोधर को शरण मिली थी। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ी लड़कों को आश्रय देते थे। पंत जी जब दिल्ली आए थे तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। तब किशनदा ने उसे मेस का रसोइया बनाकर रख लिया था। मेस का रसोइया यानी मेस में रसोई का काम करने वाला, खाना पकाने वाला। उन्होंने यशोधर को कपड़े बनवाने का घर पैसा भेजने के लिए 50 रुपये दिए। इस तरह वे स्मृतियों में खो गए और पीछे की बात यादों में खो जाते हैं। तभी चड्ढा की आवाज़ से वे जागृत हुए और मेनन के द्वारा शादी के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहने लगे, नाउ लेट मी सी, I was married on 6 फरवरी 1947 में। तो वो इस प्रकार अपनी शादी की डेट बताते हैं कि 6 फरवरी और 1947 में मेरी शादी हुई थी। मेमन ने उन्हें सिल्वर वेडिंग की बधाई दी। सिल्वर वेडिंग होता है शादी के 25 साल के बाद जो सालगिरह मनाया जाता है उसको सिल्वर वेडिंग कहा जाता है। मेमन ने उन्हें सिल्वर वेडिंग की बधाई दी और यशोधर खुश होते हुए झंपते हुए खुश हुए। फिर भी वे इन बातों को अंग्रेज़ों के चोचले बताते हैं। चोचले यानी दिखावा, आडंबर। किंतु चड्ढा उनसे चाय, मट्ठी व लड्डू की मांग करता है और यशोधर जी 10 रुपये का नोट चाय के लिए देते हैं, परंतु उन्हें यह सम हाउ इम्प्रॉपर फाइंड लगता है। अतः सारे सेक्शन के आग्रह पर भी वे चाय पार्टी में शरीक नहीं होते हैं, शरीक यानी शामिल नहीं होते हैं। चड्ढा के जोर देने पर वे 20 रुपये और दे देते हैं, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं होते हैं। उसके साथ बैठकर चाय पानी और गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उनकी परंपरा के विरुद्ध था। तो वो चाय पान बैठ कर के लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ बैठ कर के चाय पानी पीना और गपाष्टक में अपना समय बर्बाद मानते थे। यशोधर बाबू ने इधर रोज बिरला मंदिर जाने और उनके उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनने या स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई है। वे ध्यान लगाना चाहते हैं, ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं। कौन? यशोधर बाबू। यह बात उनकी पत्नी व बच्चों को अखरती है, उनको वो अच्छी नहीं लगती क्योंकि वे बुजुर्ग नहीं हैं। बिरला मंदिर से उठकर वे पहाड़गंज जाते और घर के लिए साग सब्जी लाते। इस समय वे मिलने वालों से मिलते थे और घर पर वे 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे और उनका घर पहुंचने का समय था 8 बजे का। इस प्रकार अपना दिन व्यतीत कर लेते थे वो। आज यशोधर जब बिरला मंदिर जा रहे थे तो उनकी नज़र किशनदा के 3 बेडरूम वाले क्वार्टर पर पड़ी। अब वहाँ 6 मंजिला मकान बन गया है। जो उनका क्वार्टर था वहाँ 6 मंजिला मकान बन गया है। उन्हें बहुमंजिली इमारत अच्छी नहीं लग रही थी। यही कारण है कि उन्हें उनके पद के अनुकूल एंड्रयूजगंज लक्ष्मीबाई नगर पर D2 टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफर भी स्वीकार्य नहीं है और वे
यहीं बसे रहना चाहते हैं। जब उनका क्वार्टर टूटने लगा तब उन्होंने शेष क्वार्टर में से एक अपने नाम अलॉट करवा लिया। वे किशनदा की स्मृति के लिए यहीं रहना चाहते थे। पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी व बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने लगा है। इसी वजह से उन्हें घर जल्दी लौटना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि घर परिवार वालों के साथ उसकी कम बनती है। उनका बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पर लग गया था। तो उनका बड़ा बेटा क्या काम करता था? विज्ञापन संस्था में नौकरी करता था। यशोधर बाबू को यह भी सम हाउ लगता था, क्योंकि यह कंपनी शुरू में ही 1,500 रुपये प्रतिमाह वेतन देती थी। उन्हें कुछ गड़बड़ लगती थी। उनका दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था और उसका एलाइड सर्विसेज में न जाना भी उनको अच्छा नहीं लगता। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था। उनकी एकमात्र बेटी शादी से इनकार करती है। साथ ही वह डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी भी देती है। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश हैं, परंतु उनके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। तो उनके बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं, फिर भी वो उनके साथ उनके विचारों का सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, क्योंकि लड़की शादी के लिए वो लड़की की शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की शादी करने से इनकार कर देती है और अमेरिका जाकर के डॉक्टरी करना चाहती है। यशोधर की पत्नी संस्कारों से आधुनिक नहीं है, परंतु बच्चों के दबाव से वो मॉडर्न बन गई है। शादी के समय भी उसे संयुक्त परिवार का दबाव झेलना पड़ा था। यशोधर ने उसे आचार व्यवहार के बंधनों में रखा। अब वह बच्चों का पक्ष लेती है और खुद भी अपनी सहूलियत के हिसाब से यशोधर की बातें मानने की बात कहती है और वो भी अपने विचारों के अनुसार चलती है। यशोधर की बात बहुत कम मानती है। यशोधर उसे सालियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहा से लोग करें तमाशे कहकर उन्हें विद्रोह का मजाक उड़ाते हैं, परंतु वे खुद ही तमाशा बनकर रह गए। किशनदा के क्वार्टर के सामने खड़े होकर वे सोचते हैं कि वे शादी न करके पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देते तो अच्छा होता, क्योंकि वो अपने परिवार से खुश नहीं थे। यशोधर ने सोचा कि किशनदा का बुढ़ापा अभी सुखी नहीं रहा। उनके तमाम साथियों ने मकान ले लिए। रिटायरमेंट के बाद भी किसी ने भी उन्हें अपने पास रहने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर भी यह पेशकश नहीं कर पाए, क्योंकि वे शादीशुदा थे। किशनदा कुछ समय किराए के मकान में रहे और फिर अपने गांव लौट गए। साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कोई बीमारी भी नहीं हुई थी। यशोधर को इसका कारण भी पता नहीं लगा। वे किशनदा की यह बात याद रखते थे कि जिम्मेदारी पड़ने पर हर व्यक्ति समझदार हो जाता है। उनकी बातों से वो प्रभावित थे। तो बार बार किशनदा की उसे याद आती है। वे मन ही मन यह स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में उनके बीवी बच्चे अधिक सुलझे हुए हैं, परंतु वे अपने सिद्धांत नहीं छोड़ सकते। उन्हें लगता है कि उनके बीवी बच्चे सुलझे हुए हैं, अपना सही फैसला लेते हैं, लेकिन वो अपना सिद्धांत नहीं छोड़ना चाहते। वे मकान भी नहीं लेंगे। किशनदा कहते हैं कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, शाने उनमें रहते हैं। रिटायरमेंट होने पर गांव के पुश्तैनी यानी पैतृक घर चले जाओ। वे इस बात को आज भी सही मानते हैं। उन्हें पता है कि गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है तथा उस पर अनेक लोगों का हक है। उन्हें लगता है कि रिटायरमेंट से पहले कोई लड़का सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके पास रहेगा। ऐसा न होने पर क्या होगा, इसका जवाब उसके पास नहीं होता है। बिड़ला मंदिर के प्रवचनों में उनका मन नहीं लगा। उम्र ढलने के बाद किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने, गीता प्रेस, गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। यत्न यानी प्रयत्न। मन के विरोध को भी वे अपने तर्कों से ख़त्म कर लेते हैं, अपने विचारों से। गीता के पाठ में जनार्दन शब्द सुनने से उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आती है।
उनकी चिट्ठी से पता चला कि वे बीमार हैं। यशोधर बाबू अहमदाबाद जाना चाहते हैं, परंतु पत्नी व बच्चे उनका विरोध करते हैं। यशोधर खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं तथा बच्चों को भी वैसा बनाने की इच्छा रखते हैं। किंतु उस दिन हद हो गई जिस दिन कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। किंतु उस दिन हद हो गई जिस दिन कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि वो अपनी बहन को कुछ पैसा भेजना चाहते थे। यशोधर की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बचपन में कुछ नहीं देखा। माँ के मरने के बाद विधवा बुआ ने यशोधर का पालन पोषण किया। मैट्रिक पास करके दिल्ली में किशनदा के पास रहे। वे भी कुंवारे थे तथा उन्हें भी कुछ नहीं पता था, अतः वे नए परिवर्तनों से वाकिफ नहीं थे। उन्हें धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी पारिवारिक चिंतन में डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। ध्यान लगाने का कार्य रिटायरमेंट के बाद ठीक रहता है। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार हैं। क्यों में औरों के हिलवे में कहा करते हैं तथा कहा करूँ कि ही तस ही सी लगन तीस हंस देते हैं। वो अपनी ही आम बोलचाल में बातें करते हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। उनके जाने के बाद घर में होली गवाना, रामलीला के लिए क्वार्टर का एक कमरा देना, जो जनेऊ पुण्य के दिन यानी जनेऊ पूजने या पूर्णिमा के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलवाने के लिए घर बुलाना आदि कार्य वे पत्नी व बच्चों के विरोध के बावजूद भी करते थे। वे यह भी चाहते हैं कि बच्चे उनसे सलाह लें, परंतु बच्चे उन्हें सदैव उपेक्षित करते हैं। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए और वे चाहते थे कि उनके लड़के घर का सामान खुद लाएं, परंतु उनकी आपस की लड़ाई से उन्होंने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। बच्चे चाहते थे कि वे इस कामों के लिए नौकर रख लें। यशोधर को सही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उन्हें दे। क्या यह ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? उनके ऊपर वह हर काम अपने पैसे से करने की दोष देता है। घर में वह तमाम परिवर्तन अपने पैसों से कर रहा है। वह हर चीज पर अपना हक समझता है। सब्जी लेकर वे अपने क्वार्टर पहुंचे। वहां एक तख्ती पर लिखा था वाईडी पंथ। उन्होंने पहले गलत जगह आने का धोखा हुआ और घर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें थीं तथा लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागजों की झालरें व गुब्बारे लटक रहे थे। जैसे वो अपने घर में एंट्री करता है तो उस समय ये शब्द देखने को मिलता है। उन्होंने अपने बेटे को कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिलाते देखा। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी व बेटी को बरामदे में खड़ा देखा तो कुछ मेम साहबों को विदा कर रहे थे। मेम साहबों को यानी मेहमान थे जो मेम साहब उनके साथ की जो औरतें आई थी। लड़की जीन्स व वगैर बाँ का टॉप पहने हुई थी। पत्नी ने होठों पर लाली व बालों में खिजाब लगाया हुआ था और यशोधर को यह सब सम हाउ इम्प्रॉपर लगता था। तो वो सब उसको पसंद नहीं था। यशोधर चुपचाप घर पहुंचे तो बड़े बेटे ने देर से आने का उल्हाना दिया। यशोधर ने शर्मिली सी हंसी हंसते हुए पूछा कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? तो वो पूछते हैं कि किस बात की पार्टी थी? तो वो कह रहे हैं सिल्वर वेडिंग था। तो वो अपने बेटे से पूछता है कि हमारे घर में हम लोगों की यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर के दूर के भांजे ने कहा जब से तुम्हारा बेटा 1500 महीने कमाने लगा है तब से सिल्वर वेडिंग जैसी पार्टी तुम्हारे घर में होने लगी है। यशोधर को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें यह मलाल था कि सुबह ऑफिस जाते समय तक किसी ने उनसे इस आयोजन की चर्चा नहीं की थी। उनके पुत्र भूषण ने जब अपने मित्रों
सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय करवाया तो उस समय उन्होंने प्रयास किया कि भले ही वे संस्कारी कुमायूनी हैं, तथापि विलायती रीति रिवाज भी अच्छी तरह परिचित होने का एहसास कराएं। बच्चों के आग्रह पर यशोधर बाबू अपनी शादी की सालगिरह पर केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हो गए। फिर बेटी के कहने पर उन्होंने केक भी काटा, जबकि उन्होंने कहा, सम हाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस। परंतु उन्होंने केक नहीं खाया क्योंकि उसमें अंडा होता है। अधिक आग्रह पर उन्होंने संध्या न करने का बहाना किया और पूजा में चले गए। आज उन्होंने पूजा में देर लगाई ताकि अधिकतर मेहमान चले जाएं। भीड़ भाड़ का वातावरण भी उसे पसंद नहीं था। जहाँ भी उन्हें किशनदा दिखाई दिए, उन्होंने पूछा कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, चाहे वह गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, अमीर हो या गरीब, शुरू और आखिर में सब अकेले ही होते हो। तो वो अपने मित्र किशनदा को मृत्यु के बारे में बार बार याद करते हैं और उसे अफसोस होता है कि वो क्यों चले गए। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम है और ये बताने में भी कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। किशनदा अकेलेपन का राग अलाप रहे थे। उनका मानना था कि यह सब माया है, कि शादी विवाह करना, बाल बच्चों, घर परिवार पालना, ये सब एक माया है। जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। और वह अपने भरे पूरे परिवार में भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। इसी बीच यशोधर की पत्नी ने वहां आकर झिड़कते हुए पूछा कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे। मेहमानों के जाने की बात सुनकर वे लाल गमछे में ही बैठक में चले गए। बच्चे इस परंपरा के सख्त खिलाफ थे। उनकी बेटी इस बात पर बहुत झल्लाई। टेबल पर रखे प्रेजेंट खोलने की बात कही गई। भूषण उनको खोलता है कि यह ऊनी ड्रेसेज गाउन है। सुबह दूध लाने के समय आप फटा हुआ फ्लोर पहनकर चले जाते हैं, वह बुरा लगता है। बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं। उनकी आंखों के कोर में जरा सी नमी चमक आई। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की यह बात चुभ गई कि आप इसे पहनकर दूध लेने जाया करें। वह स्वयं दूध लाने की बात नहीं कर रहा। तो इस प्रकार यशोधर बाबू अपने भरे पूरे परिवार में रहते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। किशनदा अकेले थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, तो किशनदा भी नहीं मानते थे घर परिवार को। वो मानते थे ये सब मोह माया का जाल है। और उनके बच्चे जब मॉडर्न थे और अपने समय के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करना चाहते थे, लेकिन यशोधर बाबू पुराने विचारों के इंसान थे। वो अपने विचारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण वो उनका विचार न तो अपने बच्चों से मिल पा रहे थे न और अपनी पत्नी से मिल पा रहे थे। भरे पूरे परिवार में भी वो अकेला महसूस कर रहे थे और अपने दोस्त किशनदा की मृत्यु का अफसोस मना रहे थे और उससे याद कर रहे थे कि आज मैं भी तुम्हारी तरह अपने भरे पूरे परिवार के होते हुए भी अकेला हूँ। और जब वो उनके बच्चे अच्छा पैसा कमाने लग जाते हैं तो सिल्वर वेडिंग की जो पार्टी रखते हैं वो सब भी उन्हें पसंद नहीं आती है। तो ये थी आपकी सिल्वर वेडिंग कहानी का सारांश। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।